मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के 3 पार्ट्स अपन ने डिवाइड किए थे। मॉडर्न फिजिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने। मॉडर्न फिजिक्स 1 फर्स्ट, इसमें 2 चैप्टर लेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा मैटर वेव्स, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट आएगा, मॉडर्न फिजिक्स 2, इसमें जो चैप्टर्स होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा एक्स रेज, तीसरा न्यूक्लियर फिजिक्स, और चौथा रेडियो एक्टिविटी। मॉडर्न फिजिक्स 3 में आएगा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, नंबर 2 लॉजिक गेट्स, और नंबर 3 कम्युनिकेशन। इसका सबसे पहला जो पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तो चैप्टर का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, करेक्ट। चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम सारी बात यहां पर लाइट के फोटोन्स की करेंगे। तो लाइट के बारे में जिन 4 साइंटिस्ट ने हमें बताया, नंबर 1 था हमारा न्यूटन। न्यूटन ने जो थ्योरी दी वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और इसने जो नेचर बताया लाइट का वो था पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है वो कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में आती है। कॉर्पस्कल्स का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है, ठीक है ना, और उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट है, ये लगभग 1860 के आसपास की बात है। उसके बाद में हाइजेन नाम का साइंटिस्ट था, हाइजेंस थ्योरी। इसने लाइट को वेव फ्रंट के रूप में बताया, और इसने जो नेचर बताया था वो बताया था वेव नेचर। हाइजेन ने बताया हमें कि जो लाइट का नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, और लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है। 2 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स से जो निकलता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है, और जो लीनियर सोर्स होता है उससे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है। जैसे मान लो कोई बल्ब है, ठीक है ना, तो बल्ब को यहाँ पर अगर अपन बीच में रख दें तो क्या होगा, उससे ऐसे ऐसे करके वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और जब बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्लेन वेव फ्रंट। इस तरह से कोई सिलेंडर है यानी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो, जैसे मान लो ट्यूबलाइट, तो ऐसे करके शीट्स निकलेंगी, जैसे शीट टाइप निकलता है वो। उसमें हाइजेन की थ्योरी में, वेव ऑप्टिक्स में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। उसका भी अगर छोटा पार्ट काट लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो प्लेन वेव फ्रंट। अभी यहाँ पर अपन वेव फ्रंट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे हाइजेन ने बताया कि जो लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है। ये इनके लगभग 10 ईयर्स के बाद में बताया था इसने, हाइजेन ने, लेकिन इसकी बात को खारिज कर दिया क्योंकि न्यूटन उस समय का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो बोला कि नहीं तेरी नहीं चलेगी, तो बेचारा को इसको चुप कर दिया। उसके बाद में तीसरा फिर आया मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इसने भी बताया वेव नेचर। इसने बताया कि जो लाइट है उसका जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। अब क्या है, उसी समय के 2 साइंटिस्ट, मैक्सवेल भी ठीक से साइंटिस्ट था, अब हाइजेन को भी जो छोटा मान रहे थे, अब सोच रहे यार इसने भी, हाइजेन ने बताया था कि वेव नेचर है, मैक्सवेल ने बताया कि वेव नेचर है, तो इन दोनों की फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ यार हो सकता है वेव नेचर ही होगा, ठीक है ना।
और इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर को प्रूव नहीं किया, हाइजेन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंप्लीटली प्रूव किया। ठीक है, इसी तरह से मैक्सवेल ने भी बताया कि जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और इसने वेव नेचर को कर दिया। उसके बाद में चौथे नंबर पाया मैक्स प्लांक। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये जो काम कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम कर रहा था। ठीक है ना, और इसने बताया कि जो लाइट की जो नेचर होती है वो कौन सी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है। जैसे मैक्स प्लांक की थ्योरी आई उस समय तक 1900 के आसपास की बात है, 1894 से 1900 के आसपास की बात है। उस समय इसने बताया कि जो लाइट है उसके पार्टिकल नेचर होती है, और जो वो पार्टिकल होते हैं उसको हम फोटोन बोलते हैं, और फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है। तो लाइट जो है लाइट एनर्जी के लिए फोटोन के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहां पर आकर के फिर वापस न्यूटन साहब के चलने लगे कि न्यूटन ने भी पार्टिकल थ्योरी बताई थी, मैक्स प्लांक भी क्वांटम थ्योरी बता रहा है, यानी कि पार्टिकल नेचर बता रहा है। इसका मतलब लाइट की पार्टिकल नेचर है। इन दोनों को विचारों को नकार दिया वापस। ठीक है, फिर आया सीधा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने आते बोल दिया भाई भाइयों आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो लाइट है वो दोनों तरह की नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी रखता है। ठीक है ना, और इस तरह का जो नेचर है उसको बोलते हैं डुअल नेचर। उसने बताया कि जो पार्टिकल की नेचर है वो डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, वेव प्लस पार्टिकल, दोनों तरह की लाइट की नेचर होती है, और लाइट वेव और पार्टिकल की फॉर्म में आगे चलती है। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहां से जो निकल करके आया हमारे सामने कि डी ब्रोगली ने बताया और इसका पहला स्टेटमेंट देखो, अ पार्टिकल एसोसिएट अ वेव, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल है उसके साथ में वेव एसोसिएट होती है, उसकी मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम है p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। सीधा पहले फॉर्मूला उसने क्या दिया, देखो p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम किसकी नेचर है, पार्टिकल की। मोमेंटम और एनर्जी किसकी नेचर होती है, पार्टिकल की नेचर होती है। और लैम्डा वेवलेंथ किसकी नेचर है, वेव की। समझ आएगा, तो p तो पार्टिकल नेचर हो गया, डिप्लोमेटिक आंसर दिया उसने। देखो लैम्डा होगी वेव नेचर, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और ये वेव नेचर भी शो कर रहा है। इसी तरह से अगर इसकी जो एनर्जी देखें तो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। एनर्जी भी कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की नेचर है। और एच सी बाई लेमडा में लेमडा क्या आ गया हमारे पास, वेव नेचर। ठीक है, तो ये पहले जो इसने फॉर्मूले दिए कि पार्टिकल और ए फोटोन एसोसिएट ए वेव हुज लीनियर मोमेंटम इज एच बाई लेमडा एंड एनर्जी इज एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो ये हमारा डी ब्रोगली ने हमें दिया। फोटोन की जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको हमेशा याद होने चाहिए फोटोन के बारे में। फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट है नंबर 1। नंबर 2 इसका मोमेंटम, P इज इक्वल टू h बाई लेमडा। 3 इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, h न्यू या h सी बाई लेमडा। नंबर 4 बात याद रखनी, रेस्ट मास होता है इसका 0। नंबर 5 चार्ज, फोटोन का चार्ज भी हमेशा क्या होगा, 0। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, नंबर 6 ये बात याद रखनी है इसकी, देयर इज नो कंसेप्ट
देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। जैसे चार्ज का कंजर्वेशन होता है ना कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड एंड आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। फोटोन का कंजर्वेशन नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहां से ये लाइट है, लाइट से फोटोन आ रहे हैं, ये मान लो कमरे को मैं आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं और जो लाइट है मेरे हाथ पर गिरी, अब्जॉर्ब हो गए, तो अब्जॉर्ब हो गए इसका मतलब क्या हुआ, उनका कंजर्वेशन नहीं रहेगा। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फोटोन। ठीक है, ये बातें हमें याद होनी चाहिए। एनर्जी पैकेट होता है, मोमेंटम h बाई लैम्डा है, एनर्जी hc बाई लैम्डा है, रेस्ट मास जीरो, चार्ज भी जीरो, और देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फोटोन। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फोटोन का एक और प्रॉपर्टी कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है नियरली इक्वल टू सी। नियरली क्या मतलब, इक्वल टू सी होता है। तो यहां पर अगर v की जगह अपन c लिख देंगे तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, देयर इज नो मास। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलो ध्यान से, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर मान लो हम लिखें E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है यहां पर, फ्रीक्वेंसी, या न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा। ये एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, एच क्या है, हाइट ऑफ द फोटोन, नहीं, प्लांक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये 6.634 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं इसकी, वैसे 6.6 भी लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहां पर 10⁻⁻34 है। ये होता है जूल सेकेंड इंटू सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, नीचे क्या है लैम्डा, ये किसमें, मीटर में। ठीक है ना, तो यहां से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं यहां क्यों ये लिख रहा हूं कि लैम्डा इन मीटर, तो इसका मतलब मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी आएगी हमारे पास, ये क्या आएगी, 6.634 इंटू 3 इंटू 10⁻26, करेक्ट, 10⁻26 किसमें होगी, ये जूल में। और यहां पर जो लैम्डा है इसमें है इन मीटर। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा लगभग 19.902 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन मीटर, और ये एनर्जी हमारी जूल में। लेकिन जूल जो क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसको छोटी यूनिट में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो छोटी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है, समझो, मान लो कि 2 पॉइंट है, ठीक है, यहां का जो पोटेंशियल है वो 0 है, यहां का पोटेंशियल है V। अगर किसी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पर, उसको हमने V वोल्ट से एक्सेलरेट किया, ठीक है ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो E होगा। F इलेक्ट्रिक क्या होता है, QE। Q क्या होता है, माइनस E, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस E, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो प्लस E। हमेशा याद रखना, अगर Q पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। चूंकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा इस पर, F इलेक्ट्रिक इधर की तरफ।
है ना। तो यूं याद रखें कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सिलरेट करें, 1 वोल्ट से एक्सिलरेट करें उसको, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ आएगी बात। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड विद 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखो ध्यान से, 19.902 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लैम्डा अभी भी किसमें है? मीटर में, इन मीटर, और ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और चीज याद रखना, यहां से Hc की वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। Hc इज इक्वल टू क्या है, यहां से 19.902 इंटू 10⁻⁻26। केवल Hc की वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन इनका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.99 इंटू 10⁻⁻25, या इसको लगभग कितना ले सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻25 Hc। इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, 2 इंटू 10⁻⁻25। इसकी जो यूनिट है यहां पर क्या बन जाएगी, क्या बताया था अभी मैंने, जूल इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर। तो प्रॉपर ध्यान रखना है इसकी यूनिट Hc का, जूल इंटू मीटर केवल। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो इसको अगर अपन डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, लगभग देखो 1.6 से ये हो जाएगा अपना 12.400, ऐसा कुछ आएगा। 19 है, 16 टू 12, हाँ लगभग ये आएगा। और इनटू देखो 10⁻⁻7, -7, और ये किसमें है अभी, लैम्डा अभी भी मीटर में, और इसकी जो एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब जो जनरली इस चैप्टर में हमें वैल्यू दी जाएगी लैम्डा की, वो 2 चीजों में दी जाएगी, या तो एंगस्ट्रॉम डिग्री में या तो नैनोमीटर में। तो अगर लैम्डा को अपन एंगस्ट्रॉम डिग्री में रखें तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻10 से। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू 12.400 इंटू 10⁻⁻7 10⁻10 डिवाइडेड बाय, अब लैम्डा किस में हो गया, एंगस्ट्रॉम डिग्री में, और एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि 10⁻7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम डिग्री। एक फोटोन की एनर्जी अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम डिग्री में है तो, और अगर लैम्डा नैनोमीटर में, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻9, ठीक है ना। तो यहां पर 10⁻+9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय नाउ लैम्डा इन नैनोमीटर। समझ आएगी बात। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालने के लिए एक चीज अपन को ध्यान से देखनी पड़ेगी। आपको पता होगा लाइट वाले में इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर एनर्जी फॉल हो रही है, ठीक है ना, तो एनर्जी मान लो ई एनर्जी फॉल हो रही है, इसकी जो वेवलेंथ है वो मान लो लैम्डा है, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी होगी और इसका जो एरिया है वो ए है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ आ गया। इसका यूनिट समझो, यहीं पर एनर्जी किस में होती है, जूल में,
एनर्जी जूल में, ए किसमें हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, और टी किसमें सेकंड में, टी किसमें हो गया सेकंड में। समझना ध्यान से, जूल पर सेकंड। देखो पावर पढ़ी ना अपन ने, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क किस में होता है जूल में, टी किस में होता है सेकंड में, और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं अपन वॉट। तो ये क्या बन गया जूल पर सेकंड वॉट। तो इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट एक तो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड, और जूल पर सेकंड को बोलेंगे अपन वाट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वाली बात भी हमें याद रहनी चाहिए, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है इंटेंसिटी का। ठीक है भाई, अगर मान लो मैं बोल दूं आपसे कि एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड या इंटेंसिटी पर सेकेंड, तो इंटेंसिटी पर सेकेंड के लिए मैं क्या बोल दूंगा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एनर्जी पर सेकेंड, तो पर सेकेंड एनर्जी क्या हो जाएगी फिर हमारे पास E इज इक्वल टू आई ए। T1 हो गया तो E इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी जो एनर्जी नीचे फॉल हो रही है उसको अगर अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये टोटल एनर्जी किसकी एक फोटोन की, तो E इज इक्वल टू ए आई, एक सॉरी कितने भी फोटोन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी है, जितनी एनर्जी हमारे पास किसी सरफेस पर ए एरिया पर आ रही है, इंटेंसिटी क्या है उसकी आई। तो ये क्या है एनर्जी, ठीक है। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसका मतलब टोटल एनर्जी, ये एनर्जी जो फॉल हो रही है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। नहीं आया यार, टोटल एनर्जी जो आ रही है उसको अगर एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर अपने टी इज इक्वल टू 1 ले लिया। अगर टी इज इक्वल टू 1 नहीं लेते हुए 5 मिनट में कितने फोटोन आए, तो फिर अपन क्या करेंगे यहां पर टी की भी वैल्यू यहां पर रख देंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर करेगा। अगर क्वेश्चन की मांग है कि नहीं टी भी चाहिए, उसने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का अगर मैं टाइम दे दिया तो फिर अपन यहां से टी भी ले लेंगे। अदरवाइज वैसे जनरली 99.9% जो क्वेश्चन आते हैं वो पर सेकंड को बेस ही आते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटोन आए, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी से इसको अपन डिवाइड कर देंगे। एक फोटोन एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास ए आई, ई भी लिख देता हूं चलो, ई अपॉन एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है hc बाई लेमडा, ठीक है ना। तो E क्या हो गया आई ए डिवाइडेड बाई hc बाई लेमडा, करेक्ट। तो आई ए लेमडा बाई hc, ये क्या हो गए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। इसको मान लो n से रिप्रेजेंट कर दो, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। यूं समझो इसको, जैसे मान लो ये आई इंटेंसिटी की और लेमडा वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो इस पर आ रही है, और इसका एरिया जो है वो कितना है ए है। तो इस पर कितने फोटोन आए, इस एनर्जी से यहां पर कितने फोटोन आए, तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे आई ए लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हमें कैसे याद रखना है कि टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, और टोटल फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है हमारे पास E इज इक्वल टू ए आई, और साथ में क्या है टी भी है, लेकिन वो टी को हम यहां पर 1 सेकेंड ले रहे हैं, पर सेकेंड ले रहे हैं। अगर टाइम टी होता तो अपन टी यहां पर भी लिख सकते थे। एक कभी कभी क्या होगा तुम्हें सीधा सीधा वो बोलेगा कि इसकी पावर इतनी पावर की आ रही है, तो एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है। देखो यहां पर पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो पावर क्या होगी एनर्जी, और एनर्जी क्या है ए आई। नहीं आया भाई, मान लो वो बोले कि इतनी 5 वॉट एनर्जी आ रही है, 5 वॉट एनर्जी आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया एनर्जी पर सेकेंड इज पावर, ठीक है ना। तो वहां पर E क्या हो गया हमारे पास 5 वाट हो गया सीधा, 5 जूल अपॉन टाइम, टाइम तो 1 है तो 5 जूल, तो ये E क्या हो गया 5 जूल, ठीक है ना। तो यहां से भी अपन इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं।
समझ आएगी बात? नोट कर लो इसको। रेडिएशन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर के बारे में आगे मैंने समझा रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं। प्रेशर क्या होता है? सिंपली आप देखो तो भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। कंफ्यूजन कहां है? ए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ए एरिया वेक्टर क्वांटिटी, पी स्केलर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन प्रेशर क्या है? स्केलर है। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या P इज इक्वल टू, मैं डिफरेंट ऑप्शन लिखता हूं, F अपॉन ए, क्या F परपेंडिकुलर अपॉन ए, क्या F अपॉन ए परपेंडिकुलर, और क्या F अपॉन ए। इन चारों में से कौन सा सही है? या दो सही है, या तीन सही है, या सारे सही है? देखो, इसमें से हमारे पास केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, ए परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। फोर्स के कंपोनेंट करेंगे, एरिया के कंपोनेंट नहीं करेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। करेक्ट। चलो अब प्रेशर निकालते हैं। यूनिट वगैरह तो आप जानते ही हो, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। रेडिएशन प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बातें हमें रेडिएशन की, रेडिएशन क्या है और वो कैसे प्रेशर लगाते हैं और कितना प्रेशर होता है। ठीक है भाई, देखो रेडिएशन क्या है? जब कोई भी हॉट बॉडी होती है, हॉट बॉडी से क्या होता है ना, जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो एमिट करते हैं, वो उनको अपन सिंपल रेडिएशन बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेडिएशंस आ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर तीन बातें हो सकती है रेडिएशंस के लिए। मान लो ये कोई सरफेस है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कुछ भी हो सकती है, और इस सरफेस पर मान लो रेडिएशंस आ रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन मान लो Q है, टोटल रेडिएशन। Q का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन क्या? एक तरह की एनर्जी है। जब ये रेडिएशंस किसी भी सब्सटेंस पर आते हैं, किसी भी सरफेस पर आते हैं, तो वहां पर तीन तरह की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन क्या होती है कि हो सकता है कुछ रेडिएशन इसमें से बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। Some of the radiations may transmit the surface. Some of the radiations may reflect, तो इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन। और कुछ रेडिएशन क्या होंगे इसमें? अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अब्जॉर्प्शन। तो जब टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन आएंगे तो यहां पर तीन तरह की रिएक्शन हो सकती है। कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट भी हो सकते हैं, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, और कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब ये तीनों को हम अलग अलग तीन चैप्टर में हम इनको ले सकते हैं। जब हीट वाले चैप्टर में इसको अपन पढ़ते हैं, तो वहां पर जो प्रायोरिटी देते हैं वो अब्जॉर्प्शन की देते हैं। हीट अब्जॉर्ब हुई, हीट एमिट हुई। एमिशन और रिफ्लेक्शन में फर्क है। एमिशन का मतलब और रिफ्लेक्शन का मतलब दोनों एक नहीं है। हाँ, तो उसमें बात करेंगे अपन केवल अब्जॉर्प्शन की हीट वाले चैप्टर में। जब लाइट वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर अब्जॉर्प्शन को, ट्रांसमिशन को क्या करेंगे? नेग्लिजिबल कर देंगे, और वहां पर केवल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, कितने आए और कितने रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है ना? और जब इस वाले चैप्टर की बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, यहां पर दो चीजें लेंगे, रिफ्लेक्शन भी लेंगे और अब्जॉर्प्शन भी लेंगे। केवल ट्रांसमिशन को अपन क्या करेंगे? यहां पर नेग्लिजिबल मान लें। ये मान के चलते हैं कि भाई फोटोन आए, उन फोटोन में से या तो ऑब्जर्व हो गए या तो रिफ्लेक्ट हो गए, ट्रांसमिट नहीं हुए, ऐसा हम मान करके चलेंगे। ठीक है? तो अगर मान लो अभी चलो थोड़ी देर के लिए अपन समझते हैं कि टोटल जो अमाउंट है रेडिएशन का वो Q है, जो रिफ्लेक्ट हुए वो QR है, जो अब्जॉर्ब हुए वो QA है, और जो ट्रांसमिट हुए वो QT है। तो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू QT प्लस QR प्लस QA। अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, अमाउंट ऑफ radiations absorbed by the surface, and total amount of radiation is Q। इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा
क्यू टी बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू ए बाई क्यू दैट इज इक्वल टू 1 या टी प्लस आर प्लस ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्यू से क्यू कट गया टी आ गया, क्यू से क्यू कट गया आर आ गया, क्यू से क्यू कट गया ए आ गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि क्या जो टी है, ये टी जो है पूरा है क्यू टी बाई क्यू, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। चलो इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे इनके बारे में बात करते हैं।